अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नई रिकॉर्डिंग नया चलाऊं। मैंने कहा पीछे 10 मिनट रिकॉर्डिंग ऐसी कुछ जो देखेगा बाद में वो तंग होगा, इसलिए हम शुरू यहाँ से करते हैं। अच्छा जी, लास्ट डे पे हमने डिस्कस किया था बैड एड्स का चैप्टर। उसमें किसी का कोई सवाल है, किसी कॉन्सेप्ट में से कोई सवाल है? ग्रुप में कोई एक आध सवाल था, मैंने कहा था क्लास में बताऊंगा। कोई चीज जो आप जानना चाहते हो? देवान, 3-4 दिन नजर नहीं आया मुझे। अच्छा, मास्क तो नहीं पहना? अच्छा जी, कोई सवाल किसी कॉन्सेप्ट में से कोई चीज? तब होती है नहीं, प्रोविजन टू रिसीवेबल तो एंट्री होती नहीं है। एंट्री प्रोविजन टू रिसीवेबल वो वाली वो मैं बताता हूँ, और पूछें प्रोविजन टू रिसीवेबल की एंट्री के अलावा कुछ पूछें। आप भी मास्क पहनते रहेंगे देवान ने? अच्छा, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आपको पहली मरतबा देख रहा हूँ। कुछ सवाल? क्लास ही नहीं ली थी तो रिकॉर्डिंग ले लेनी थी। सर को कहा था, कर रहे हैं। ओके, किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं आगे चलाऊं बात। ग्रुप में किसी का कोई सवाल था? आप में से जो रिमोट एंड पे हैं, आपका कोई सवाल? प्रिवेंट फॉर डाउटफुल डेट रिपीट कर दें, ऐ नहीं हो सकता। और बताएं, क्योंकि रिपीट का तो मतलब लेक्चर दोबारा से होगा ना, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और बताएं, अगर कोई सवाल है तो पूछिए। ये सवाल पूछना भी एक काम है, सवाल पूछना भी एक काम है। आपको सवाल पूछना भी आना चाहिए कि क्या पूछना है। सवाल भी ऐसे यानी एम्बिगुअस किस्म के आते हैं। ये नई एजुकेशन स्कीम पे आपको मालूम है कितने बच्चों ने सवाल पूछे, मेरे से भी पूछे। मुझे मैं मेरा ख्याल है पिछले चंद दिनों में कोई 300-400 इंडिविजुअल जवाब दे चुका हूँ मैसेजेस पे। और एक जवाब जो होता है ना, वो एक मैसेज नहीं होता, वो इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ चैट। क्योंकि बिकॉज द स्टूडेंट थिंक मैं वेला हूँ। उसे ख्याल में मैं तो एक सवाल ही पूछा है, अगर 1 मिनट लग जाएगा एक्स्ट्रा तो क्या फर्क पड़ता है। एक एक पता नहीं किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, आई डोंट नो आप में से कोई है या कहीं और से कोई है, कि उसने मुझसे पूछा, चेहरा मैं देखने की कोशिश कर रहा था, तो उसने मुझसे पूछा कि आप बता सकते हैं कि एमलॉ के ग्रिड 2 और ग्रिड 3 में कौन कौन से चैप्टर होते हैं? मैं कहा यार मुझे क्या पता भी ग्रेड 2 और 3 में, ना मैं एमला पढ़ाता हूँ, ना मैंने रट्टा मारा सिलेबस को पूरा बैठ के नई स्कीम के एक एक चैप्टर का रट्टा मार लूंगे। और वो भी ऐसा रट्टा मारूंगा ये बता सकूँ कि ग्रेड 2 में कौन सा चैप्टर आता है और 3 में कौन सा चैप्टर आता है। तो मैंने उसको वॉइस नोट पे कहा, मैं कहा भाई मैं रट्टा नहीं मारा, मैंने एजुकेशन स्कीम पढ़ी है, याद नहीं की। कोई रूल पूछना है तो आप पूछें। तो उसने कहा सर आपने पढ़ी नहीं इसकी? तो ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि तो सवाल पूछना भी आना चाहिए। बहुत सारे लोगों के सवाल ऐसे है कि सर प्लीज गाइड अबाउट पीसीएससी। तो क्या गाइड करूं? वी गाइड अबाउट व्हाट? मैं आपसे पूछता हूँ प्लीज गाइड अबाउट सीए, बताएं क्या गाइड करेंगे आप? ना कर आप नहीं करना है। प्लीज गाइड अबाउट पीसीएससी, क्या गाइड करूं? सवाल पूछे ना। आप पूछें कि जी पीसीएससी किस टाइम करना चाहिए, पीसीएससी करूं या ना करूं, इस तरह के कुछ सवाल पूछे ना। आप जब कहेंगे प्लीज गाइड अबाउट पीसीएससी, व्हाट शुड आई गाइड? पता नहीं आपके जहन में क्या चल रहा है, आप किस नजरिए से पूछ रहे हैं प्लीज गाइड अबाउट पीसीएससी। आप पूछेंगे ना। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आस्क मी पिन पॉइंट क्यूरीज, सर आई हैव 4 क्यूरीज, नंबर बुलेट लगा के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। मेरे लिए कितना आसान से जवाब देना। मैंने जवाब भी ऐसे दिया, नंबर 1 यस, नंबर 2 नो, नंबर 3 योर चॉइस, नंबर 4 डू इट। खत्म हो गई बात। नो चैट, नो प्रलॉन्ग टाइम, ना उसका टाइम किल ना मेरा टाइम किल, सीधी बात, नो बकवास। तो सवाल पूछना आना चाहिए, पूछें। ओके, सवाल करते हैं। उमेर स्टार्टेड इट्स बिजनेस ऑन 1 जुलाई, बहुत पुरानी बात है, 1991, एज ट्रेडर ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। ही मोस्टली सेल्स his products on cash basis, but sometimes during off seasons he sells products on credit basis.
At the end of first year, he found that 69,630 were due from debtors. ये पैसे आपने लेने हैं. He knows that out of the list of names of debtors, Mrs. Zareen has moved her residence from Lahore to Islamabad, and there is unlikely that an amount of 3650 over to be recovered due from her. Okay. So 69,630 आपने टोटल तमाम कस्टमर से लेने हैं जिनसे भी उधार किया हुआ है. उनमें एक कस्टमर है, ये जिसने भी लिखा है ये सिवाय खवातीन को बदनाम करने के और कोई, ये सिर्फ साजिश है और कुछ नहीं है. मिसेस जरीन ही क्यों भागी है लाहौर से इस्लामाबाद? हैज मूव्ड हर रेजिडेंस फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद एंड देयर इज अनलाइकली कि 3,650 रुपए रिकवर हो जाएगा. ऑफ द रिमेनिंग डेटर्स he considers that 5% provision is required to be made for the doubtful debts. So total 69,630 रुपए में से 3,650 तो स्पेसिफिक एक कस्टमर है जिसका पता लग गया है कि इसके पैसे शायद ना मिले. रेस्ट ऑफ द पीपल वी डोंट नो किसके पैसे मिलेंगे किसके नहीं मिलेंगे. वी जस्ट हैव एन आइडिया कि 5% नहीं मिलेगा. तो इट्स अ जनरल प्रोविजन. And that Mrs. Zareen's doubtful debt is a specific provision. Okay. At the end of second year, ये पहले साल की बात है. At the end of second year on June 30th, 1983, the balance due from debtors was 79,300. अगले साल जो मेरे debtors हैं ये 79,300 हैं. इनमें हो सकता है वो पुराने वाले debtor भी शामिल हो जिनके आज तक पैसे ना मिले हों, और हो सकता है इसमें कोई नए लोग भी आ गए हों, पता नहीं. 79,300. And of this 25,960 was considered bad, डूब गया, and need to be written off as one of his major debtor has died who alone owned rupees, ये owed होना चाहिए था, owed rupees 19,630 who is included in the figure of 25,960. So आपका कोई एक बड़ा कस्टमर था जिसके 19,000 डूब गया, टोटल आपका 25,000 डूब गया. However, this year he decided to reduce the percentage of doubtful debt from 5 to 3%. अलबत्ता इसे उसने कहा कि मुझे 5% प्रोविजन की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 3% चाहिए. पिछले साल 5 रखी थी, इस दफा उसका एस्टिमेट कहता है कि नहीं 3 भी काफी होगी. ये बात है दूसरे साल की, यानी 91 को काम शुरू हुआ तो पहला साल कब खत्म हुआ होगा? 92 में. 1 जुलाई को कारोबार शुरू किया ना. आप देख रहे हैं इधर, नहीं आगे जो बैठी यू कॉर्नर, आपसी बात कर रहा हूँ. क्लियर? 16 ये ईयर है 1 जुलाई 1991. ईयर खत्म कब हुआ होगा? जून 1992. तो अगला साल कब खत्म हुआ होगा? 1983. अगला साल कब खत्म हुआ? 1984. ये तीसरे साल की बात हो रही है. ये बात मुझे करना इसीलिए जरूरी थी कि आपको अपने ईयर की डेट्स मालूम होनी बहुत जरूरी है. सवाल में जब भी कोई डेट आए तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ये क्या बात हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके सवाल का हुलिया ही बदल दे. मिसाल के तौर पे आपको क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है लेकिन रिक्वायरमेंट आपसे पूछ रही है 1993 का क्वेश्चन हल करें. ना मुझे 92 हल करना है, ना मुझे 94 हल करना है, मुझे तो 93 करना है. तो मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे सवाल में क्या पीरियड चल रहा है, क्या डेट चल रही है, ताकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को मैं सही से रिस्पॉन्ड कर सकूं. तो तीसरा साल 30 जून 1984, मिस्टर उमेर had debtors totaled 90,730. This time he thinks that there is a specific provision required against a debtor of rupees 670 rupees. However, general provision of 3% is considered to be sufficient this year again. और इस साल भी 3% हमारे ख्याल में काफी है. वो कहता है write up the provision for doubtful debt account and bad debt account for 3 years. तीनों साल का bad debt account भी बनाना है और provision for bad debt account भी बनाना है. Okay. सबसे पहले दो अकाउंट बनाने हैं हमें.
अब देखिए, अब आपने जब जर्नल एंट्रीज पढ़ ली थी तो उससे अगला काम हमने क्या सीखा था कि जर्नल एंट्री को डायरेक्टली लेजर में पोस्ट किस तरह करना है। पहले आपने जर्नल एंट्रीज लिखी, फिर जर्नल एंट्रीज को लिख के लेजर में पोस्ट किया, फिर उससे अगला काम हमने क्या किया था कि बगैर जर्नल एंट्री लिखे डायरेक्ट लेजर्स बनाए थे। जर्नल एंट्री आपके दिमाग में चल रही है, आपको पता चल गया कि फलां चीज ने डेबिट होना है, फलां चीज ने क्रेडिट होना है, आपने डायरेक्ट जाके लेजर में डेबिट या क्रेडिट लिख दिया। तो यही काम अब हम यहाँ करेंगे और आगे सारी अकाउंटिंग में हम यही काम कर रहे होंगे। ये बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट है और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट है। ओके, सबसे पहली चीज मुझे ये मालूम है कि मेरे डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 69,630 वर्किंग डेटर्स 69,630। इस डेटर में से एक डेटर मिसिस जरीन स्पेसिफिकली नोन है कि ये पैसे नहीं मिलने, क्या करें, इसे बैड करेंगे, इसकी प्रोविजन रखें? and it is unlikely that an amount over to be recovered from her. चलिए प्रोविजन रख लें, इट इज अनलाइकली के पैसे मिलेंगे, तो हम इसकी प्रोविजन रख लेते हैं। जब पक्का यकीन हो जाएगा कि नहीं मिलेंगे तो फिर बैड कर देंगे। फिलहाल प्रोविजन रख लेते हैं। ओके, 3,650। तो इसका मतलब है कि डेटर्स के दो हिस्से करने पड़ेंगे। वो डेटर है जिसका पता चल गया है कि भाई इसमें तो 3,650 शायद ना मिले, बाकी के डेटर कितने के? हाँ वही 65,980। ये जो डेटर है इस पे कितनी प्रोविजन रिक्वायर्ड है? 100%। सारे पैसे ना मिलने की तवक्का है इस पे, तो सारे ही पैसे ना मिलने की तवक्का है, और इसमें से 5% ना मिलने की तवक्का है। तो क्या जवाब आया? 3,249 जी, वही 3,249, 3,290 नहीं, 329। कैसे हो सकता है ये है 65,980, 65,980। आप बताएं 3299। ओके, सो इसका मतलब वो इन दोनों को जमा कर लें तो आपके पास रिजल्ट आ गया 6,949, 6,949। ये है वो टोटल प्रोविजन जो मुझे चाहिए। कितनी प्रोविजन चाहिए? 6,949। मेरे पास अभी प्रोविजन है कितनी? 0। पहला साल है, कोई प्रोविजन है ही नहीं, और मेरे पास प्रोविजन होनी कितनी चाहिए? 6,949। इसका मतलब है कि इस मर्तबा मुझे 6,949 की प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी। बैड डेट्स डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। एंट्री बन गई बैड डेट्स डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये एंट्री अगर आपको जरूरत है तो आप लिख भी लीजिए, मैंने तो डायरेक्ट पोस्टिंग कर दी है। तरीकाकार आप देख लें क्या है। हमने प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस लिखा कि पहले से प्रोविजन पड़ी कितनी है, हमने ये फाइंड आउट किया कि प्रोविजन होनी कितनी चाहिए, डिफरेंशियल की एंट्री डाल दी। फर्ज करें कि अगर यहाँ प्रोविजन पहले से 2,000 की पड़ी होती तो फिर हम एंट्री कितने की डालते? डिफरेंशियल 4,949। तो यही मतलब है कि अगर मेरी जेब में पहले से 2,000 पड़ा है और मुझे 5,000 चाहिए तो मुझे कितना चाहिए? 3,000। तो एंट्री कितने की डलेगी? 3,000 की। लेकिन अगर मेरी जेब में है ही कुछ नहीं तो फिर पूरे 5,000 की डलेगी। इसीलिए यहाँ पे एंट्री उतने ही की डल गई है जितने का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए था। चलिए अगला साल आ गया, अब यही क्लोजिंग बैलेंस आगे ओपनिंग बन जाएगा 6,949। अब हम बात करते हैं दूसरे साल की। ये है 1991। अब आ जाता है 1992, सॉरी ये है 1992
और ये है 1993। दूसरा साल, दूसरे साल में क्या बताया उसने? दूसरे में उसने ये बताया कि टोटल रिसीवेबल है 7930, जिसमें से 25960 बैड हो गया। जब ये बैड ही हो गया है तो फिर तो ये रिसीवेबल खत्म हो गया ना, इसकी एंट्री क्या डली होगी? बैड डेट्स डेबिट, डेटर क्रेडिट। दूसरा साल बैड डेट्स डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, ये प्रोविजन में नहीं गया। क्यों? क्योंकि अभी प्रोविजन क्रिएट नहीं हो रही, यहाँ डायरेक्ट बैड हो रहे हैं, पैसे राइट ऑफ हो रहे हैं, इसको हमने रिसीवेबल में क्रेडिट कर दिया। बैड डेट्स डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। अब पीछे रिसीवेबल कितने बच गए? 53340। नहीं यार, इतने पैसे 53340। हाँ, मैंने 55 कर दिया था। ओके, इस पे अब हमें प्रोविजन चाहिए। वो हमें ये बताता है कि 5% की जगह पर हमें 3% चाहिए। पहले ये बताएं कोई स्पेसिफिक प्रोविजन मौजूद है किसी की रखनी? अब उसने हमें कोई स्पेसिफिक कस्टमर नहीं बताया। स्पेसिफिक प्रोविजन निल, जनरल प्रोविजन कितनी? 3%। तो 340 का 3%, 1600, 1600.2 को छोड़ें, 1600। अब जो प्रोविजन क्लोजिंग में होनी चाहिए वो है 1600। आपके पास तो प्रोविजन पहले ही तकरीबन 7000 की पड़ी हुई थी, 6949 की। होनी कितनी चाहिए? इसका मतलब है प्रोविजन एक्स्ट्रा हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा प्रोविजन है उसको रिवर्स कर देंगे। पिछले साल प्रोविजन नहीं थी, हमें चाहिए थी तो हमने क्रिएट कर ली। आज प्रोविजन ज्यादा हो गई है तो क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे, कम कर देंगे। तो कम करने के लिए कितने की एंट्री डलेगी? 539 यार, 5349 आखिरी फैसला है। और यहाँ सामने क्या आएगा? बैड डेट्स। जब प्रोविजन क्रिएट होती है तो हम बैड डेट डेबिट करते हैं, प्रोविजन क्रेडिट करते हैं। जब प्रोविजन रिड्यूस होती है तो फिर हम इस एंट्री को उल्टा देते हैं, प्रोविजन को डेबिट करते हैं और बैड डेट्स को क्रेडिट करते हैं। हाँ, तो पहले 6949 की प्रोविजन पड़ी हुई थी, अब चाहिए कितनी है? तो कम ही हुई है ना। तो कितनी कम हुई है? 5350 की। तो रिवर्स कर दी, प्रोविजन डेबिट हो गया, बैड डेट क्रेडिट हो गया। तीसरा साल ब्रॉट डाउन हुआ 1600। अब तीसरे साल की कैलकुलेशन करते हैं। $1994 डेटर्स कितने हैं? मेरे कह रही हैं रिपीट कर दें। कौन सी वाली बात को रिपीट कर दें? कौन से वाला पॉइंट रिपीट करना है? स्पेसिफिक प्रोविजन चाहिए 670 के डेटर पे। कितनी चाहिए? 100%। 100 ही चाहिए, उसने कुछ नहीं बताया। 100%।
और 90,730 में से 670 पे स्पेसिफिक होगी, बाकी कितने बचे? 90060 90,060 रुपए। इस पे में चाहिए 3%, 2702। दोनों को जमा कर दिया तो 3372 की प्रोविजन क्लोजिंग होनी चाहिए। क्लोजिंग 3372। अब ओपनिंग में 1600, क्लोजिंग है 3372, तो 1772 मजीद चाहिए। यहाँ पे डालेंगे तो बराबर हो जाएगा। एंट्री बनेगी प्रोविजन क्रेडिट हो गई है और बैड डेट्स डेबिट हो गया। तो प्रोविजन का अकाउंट मुकम्मल हो गया तीनों सालों का। पहले साल प्रोविजन का बैलेंस है 6,949, दूसरे साल बैलेंस है 1600, तीसरे साल बैलेंस है 3372। अब देखते हैं बैड डेट्स को। बैड डेट्स में ये पहले साल 6,949 रुपया इसमें डेबिट हुआ था, तो इतना ही एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, 6,949 रुपए। अगले साल 25,960 रुपए डेबिट हुआ था, लेकिन 5,349 क्रेडिट भी हुआ था। तो दोनों को नेट कर दें तो रिजल्ट क्या आया? डेबिट और क्रेडिट जमा तफरीक कर दें, जवाब क्या आया? 20,611। तो 20,611 रुपए किधर जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। और तीसरे साल में 1772 है और कुछ नहीं है, तो 1772 ही प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब ये जरा बैड डेट अकाउंट को समझ लीजिए। बैड डेट अकाउंट एक एक्सपेंस का अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएट में हम क्या क्या लेके गए थे? तमाम आमदनियां, तमाम खर्चे, इनकम्स और एक्सपेंसेस। ये दोनों चीजें कहाँ गई थी? स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में, प्रॉफिट एंड लॉस में गई थी। इसीलिए हमने बैड डेट चूंकि एक एक्सपेंस का अकाउंट है, तो इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये यहाँ से निकलेगा और कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये 6,949 प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, यहाँ से 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, यहाँ से 1772 प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो उसके अंदर लिखेंगे बैड डेट एक्सपेंस। पहले साल में बैड डेट एक्सपेंस लिखेंगे 6,949, दूसरे साल में लिखेंगे 20,611, तीसरे साल में लिखेंगे 1,772। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोविजन का अकाउंट है ये क्या है? ये जो प्रोविजन अकाउंट है इसकी नेचर क्या है? ये नेगेटिव एसेट है। एसेट्स किधर जाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो ये अमाउंट किधर जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी, रिसीवेबल में से माइनस हो जाएगी, क्योंकि रिसीवेबल पॉजिटिव एसेट है और ये उस रिसीवेबल का नेगेटिव एसेट है, तो ये वहां रिसीवेबल में जाके जमा तफरीक हो जाएगा। तो लिहाजा पहले साल का रिसीवेबल हम कितना लिखेंगे? जब हम ये पहला साल है, ये पहला साल है 1982 पहला साल है, तो जब हमने एसओएफपी बनाई होगी तो उसमें हम लिखेंगे रिसीवेबल। रिसीवेबल कितना था? 69630। उसमें से हम प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो माइनस कर देंगे। वो कितनी थी? 6949। तो रिजल्ट क्या आएगा? 62681। ये है वो अमाउंट जो के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी। दूसरे साल पे आ जाएं। दूसरे साल में रिसीवेबल की अमाउंट कितनी है? 53,340। देखें 79 में से 25,000 तो बैड हो गया था, आपने उसको निकाल दिया, राइट ऑफ कर दिया। क्या एंट्री डाली थी? बैड डेट्स डेबिट
रिसीवेबल क्रेडिट, रिसीवेबल काउंट किया आपने, क्रेडिट कर दी है। अब आपके पास कितनी अमाउंट है? 53,340। इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितनी है? अब प्रोविजन फॉर बैड डेट के अकाउंट में गौर करें, एक ये वाला नंबर है और एक ये वाला नंबर है। कौन सा नंबर लेके जाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस। जो भी किसी लेजर का बैलेंस होता है वो जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फॉर द ईयर नहीं जाता है। ये है फॉर द ईयर कि ड्यूरिंग द ईयर इतने की जमा या तफरीक हुई है, ये नहीं जाता स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। क्लोजिंग बैलेंस जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। जैसे यहाँ पे एक ये वाला नंबर है और एक ये वाला नंबर है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सा गया? ये वाला, वो वाला नहीं। इसी तरह यहाँ पे 1600 का नंबर जाएगा और यहाँ पे 3372 का नंबर जाएगा। फाइव 1740। इसी तरह तीसरे साल में आ जाएं। तीसरे साल में रिसीवेबल कितना है? 3372 का बैलेंस है और तीसरे साल में हमारा रिसीवेबल है 90,730। 90,730 लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट। वो कितनी थी? 3372। लेस कर दें, क्या जवाब आया? 87358। इस तरह से ये तीन फिगर जो हैं वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगी और जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें क्या जाएगा वो भी मैं लिखे देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट एक्सपेंस जाएगा। पहले साल 6,949, दूसरे साल 20,611 और तीसरे साल 1,772। कितना था? 1,772। ये पूरा सवाल अब आपके सामने है। ये हमने अकाउंट बना लिया और फिर ये उसकी तीनों सालों की प्रेजेंटेशन हो गई। एसएफपी में क्या जाएगा, बैड डेट में, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा। ओके मीरा, अब आपका सवाल आंसर हो गया ऑटोमेटिकली। आपने कहा था एक पॉइंट रिवाइज करना। ओके गुड। कोई सवाल? नो क्वेश्चन? ईयर वन में एक जी ओके मेंशन किया भाई नो दैट आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ डेटर्स हमने डेटर्स में माइनस करते हैं। उसने बताया कि वो डेटर्स के अलावा है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं लिखा हुआ। आउट ऑफ द स्टूडेंट्स वन हैज टॉप्ड। इसका क्या मतलब है? इनमें से एक ने टॉप किया है। ये नहीं है कि उसको आउट कर दिए। इट इज नॉट कि मिसेस जरीन इज आउट ऑफ द डेटर, कि वो डेटर से बाहर निकाल दिया उसे। वो सिर्फ कह रहा है कि मेरी लिस्ट में बहुत सारे डेटर्स हैं, आउट ऑफ दैट एक पार्टी ऐसी है जिसकी तो नहीं रही। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि इसको बैड कर देना चाहिए।
लेकिन क्वेश्चन से जरा क्लैरिटी नहीं मिली, तो आपने कहा बैड ना करें, मैंने कहा ना करें। ठीक है जी, इधर से कोई सवाल आ रहा था। जब प्रोविजन क्रिएट होती है तो क्या एंट्री डालते हैं? नहीं, प्रोविजन क्रिएट करनी है। बैड डेट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो रिवर्सल के लिए इस एंट्री को उल्टा दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बैड डेट के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए बैड डेट के क्वेश्चन को अप्रोच करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मैंने आपको एक स्टैंडर्डाइज तरीका बताया है, इसको 4 मुख्तलिफ तरह से हल किया जा सकता है। तो आपको हो सकता है कि किसी किताब में, आई कैप की किताब में, किसी पास्ट पेपर के सोल्यूशन में, किसी दूसरे टीचर की किताब में, हो सकता है कोई और तरीका भी नजर आए। तो इसको 3-4 मुख्तलिफ तरह से हल किया जा सकता है, सबका रिजल्ट सेम निकलता है। यही जो मैंने किया है, इसलिए मैंने उस एक तरीका आपसे करवा दिया है। अगर आप इंट्रो पढ़ रहे होते तो 4 कराता। ठीक है, नेक्स्ट दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का ही एक अल्टरनेटिव नाम है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का ही नाम है। आज भी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट के नाम से लिखा जाता है, जो कि गलत नहीं है। दुनिया में कुछ अकाउंटिंग के कवानीन जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिनको IFRS के नाम से याद किया जाता है, जो कि एब्रीविएशन है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का। कुछ अर्सा पहले, कुछ नहीं काफी साल पहले तक, इसके लिए जो नाम इस्तेमाल होता था वो था IAS का, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये एक तवील अरसा ये नाम रहा, शायद कोई 40 साल के करीब या 30 साल के करीब यही नाम चलता रहा। फिर उन्होंने इसको काइंड ऑफ रीनेम कर दिया और फिर ये हो गया IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो शुरू के 30 सालों में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए थे वो भी रीनेम हो गए, उनका नाम IAS ही रहा। आगे से जो नए स्टैंडर्ड आना शुरू हुए उनका नाम उन्होंने IFRS करना शुरू कर दिया। सो IAS 1 आया, ये आज भी IAS 1 ही कहलाता है। ठीक है, फिर इसी तरह से IAS 2 आ गया, ये आज भी IAS 2 ही कहलाता है। ये गिनती IAS 41 तक गई, फिर IAS 42 नहीं आया, फिर उसका नाम हो गया IFRS। तो उन्होंने वहां से नई गिनती शुरू कर दी, फिर हो गया IFRS 1, और अब तक IFRS 17 तक आ चुके हैं। ठीक है, FR1 में तो नहीं जी, सारे पढ़ दी। ये जो अब जरा गौर करें, IAS 1 भी एग्जिस्ट करता है
और IFRS 1 भी एग्जिस्ट करता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये एक चीज नहीं है, ठीक है। तो पहले 1 से लेके 41 तक स्टैंडर्ड आए, फिर जब 42वां स्टैंडर्ड आया तो चूंकि वो रीनेम हो गए तो फिर वहां से IFRS 1 शुरू हो गया, नई गिनती शुरू हो गई, नई सीरियल शुरू हो गई, और IFRS 1 2 3 4 17 तक आ चुके हैं। लेकिन क्योंकि अब नाम नया चलता है, तो जब हम कहते हैं ना IFRS, तो इट इंक्लूड्स IS। तो मैं फर्ज करें आपको कहूं कि भाई एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को तमाम IFRS से अबूर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सिर्फ 1 से 17 तक आने चाहिए, उसको 1 से 41 भी आने चाहिए, क्योंकि जब लफ्ज IFRS बोलते हैं इट मींस IFRS एज वेल एज IS, ठीक है। अब टर्म IFRS इस्तेमाल होती है बट इट इंक्लूड्स IS एज वेल, राइट। तो मैं यूं नहीं कहूंगा कि आपको IAS भी आने चाहिए और आपको IFRS भी आने चाहिए, मैं कहूंगा आपको IFRS आने चाहिए, इसका मतलब है IAS भी आने चाहिए। बात समझ है? अच्छा, आप लोगों ने लॉ थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा? जनरल आइडिया है? अब तो आपको काफी आइडिया हो गया होगा। अक्सर एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशंस आते हैं और आप फिर उन नोटिफिकेशन में ढूंढते हैं कि कितने दिन के लिए और स्कूल बंद हो गया। वो नोटिफिकेशन फिर रहता है ना जिसपे एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट के या इस तरह से एक लिखा हुआ आता है, देखे आपने? फिर वो लॉकडाउन के नोटिफिकेशन देखे होंगे आपने जिसमें लिखा होता था कि किराने की दुकान 10 बजे बंद होगी, दूध वाली दुकान 24 घंटे खुली रहेगी, है ना। ये सारे नोटिफिकेशंस क्या होते हैं? ये सारे ऑर्डर्स होते हैं कि एक इदारा काम कर रहा है किसी कानून के तहत और उस कानून के नीचे फिर कुछ ऑर्डर्स जारी कर दिए जाते हैं। अब एक मेन कानून है, एक उसके नीचे ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं, अच्छा है। ऐसे ही ये मेन स्टैंडर्ड्स हैं, इन स्टैंडर्ड्स के नीचे कुछ ऑर्डर्स भी जारी हो जाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं, पहले कहते थे सिक्स इंटरप्रिटेशन, अब बोलते हैं इफ्रिक इंटरप्रिटेशन। जब IAS होता था तो उस वक्त नाम सिक कहलाता था, जब फिर IFRS हुआ तो नाम इफ्रिक हो गया। इसको इंटरप्रिटेशन का लफ्ज छोड़ दें तो आमतौर पर इसको सिक और इफ्रिक भी कह देते हैं, बस भाई पूरा लफ्ज नहीं बोला जाता, बस सिक कह देते हैं या इफ्रिक कह देते हैं। ये सिक जो है ना, ये 1 से लेके मेरा ख्याल है 32 तक आई थी, और फिर इफ्रिक जो है वो 1 से लेके शायद इस वक्त 18 या 20 तक आ चुकी है। तो जब हम कहते हैं ना कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को IFRS पे अबूर होना चाहिए, तो ये भी उस डेफिनेशन का पार्ट होते हैं। सो द टर्म IFRS इंक्लूड्स IFRS itself, IAS, SIC एंड IFRIC। ये 4 चीजों को कलेक्टिवली एक लफ्ज से बयान किया जाता है, IFRS। तो जब मैं कहूंगा फॉलो द IFRS, इट मींस फॉलो द IAS, फॉलो द IFRS 1 से 17 एंड देन फॉलो द SIC एंड देन फॉलो द IFRIC। ये सब फॉलो करनी पड़ेंगे, ठीक है। और जाहिर है पाकिस्तानी कानून में हुकूमत का भी तो कोई काम है, वो भी तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकाल देती है। तो जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान में हम अकाउंटिंग के तमाम कवानीन को फॉलो कर रहे हैं, तो हम इन सबको भी करते हैं, और फिर जो पाकिस्तानी कानून में अगर कोई और चीज बयान कर दी गई है तो उसको भी फॉलो करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप इस जर्नी में पढ़ेंगे। वो मुझसे, मैंने शायद पहले भी कभी तज़किरा किया हो, 2-3 सेशन पहले किसी बच्चे ने पूछा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लास खत्म हो रही थी, तो उसने कहा जी सारी तो अकाउंटिंग हमने पढ़ ली, आगे क्या पढ़ाना है। भाई सारी अकाउंटिंग तो पढ़ ली, ऐसी हमने बैड डेट्स पढ़ लिया, रेक्टिफिकेशन पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी बना लिया, स्टेटमेंट्स भी बना ली, सब कुछ तो बना लिया, और तुम अगे की पढ़ोगे FR1, FR2, CFAP, MSA। तो बस यही वाली कहानियां चलती रहती हैं। ओके, अच्छा आपको यानी थोड़ा सा हौसला देने के लिए, ये इतने ज्यादा नहीं है जितने लग रहे हैं, ये जितने लग रहे हैं ये इतने ज्यादा एक्चुअली है नहीं। ये जो है ना IAS 1 से लेके 41 तक, इनमें से काफी सारे खत्म हो गए हुए हैं। यानी जैसे IAS 1 है, IAS 2 भी है, IAS 3 नहीं है,
4 भी नहीं है का मतलब क्या है, कभी होता था अब खत्म हो गया। खत्म कैसे हो जाता है, जैसे कोई कानून खत्म हो जाता है ऐसे ये भी खत्म हो जाते हैं। कानून कोई खत्म हुआ नाम याद हो आपको, पाकिस्तान का कोई कानून जो खत्म हो गया हो? 1963 का क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड। 1963 का ही था। 62 का था, 62 का था, खत्म हो गया। और फिर क्या आ गया, फिर 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। उससे पहले कह रहे हैं 56-58 में भी कॉन्स्टिट्यूशन आया था। बात समझ रहे हैं? तो कानून जब खत्म होता है तो असल में क्या होता है, वो किसी दूसरे कानून से रिप्लेस हो जाता है। तो ऐसे ही बात यूं होता है कि एक स्टैंडर्ड बना, वो चलता रहा 5, 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद दुनिया में बहुत कुछ मॉडर्न नया आ गया। उन्होंने कहा अब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रीवैम्प करने की जरूरत है। उन्होंने एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया और पिछले वाले को खत्म कर दिया। तो अब वो पिछला नंबर तो जाहिर है कि अगला ही लगेगा, फिर नंबर तो 4 के बाद 5 ही लगेगा ना, दोबारा से 4 तो नहीं लगा देंगे 4 के, लेकिन वो 4 अब खत्म हो गया। तो IAS 3 एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे आपको महसूस हो रहा होगा कि ये कितने सारे हैं। वैसे तो लगता है 141, ये है ऐसे 141। तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 30 है, 30 खत्म हो गया, 31 भी नहीं है, 32 है, 33 है, 34 है, 35 नहीं है, 36, 7 है, 8 है, 39 नहीं है, 40 है, 41। तो ये बाकी के सारे जो स्टैंडर्ड हैं ये सारे आपने पढ़ने हैं ओवर दी जर्नी ऑफ चौबीस। और फिर IFRS 1 से 3 तक है और 5 से 17 तक है, दरम्यान में से 4 खत्म हो गया वो, बाकी सारे हैं। किसी के इधर भी कट जाएगा काम। तो इस तरह से ये कितने हो गए, 16 ये हो गए और 24 वो हो गए। तो 40 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं इन ऑल, राइट। वैसे 41 और 17, 58 बन रहे थे ना, तो 40 हैं इन ऑल टोटल। ये 40 के 40 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो आपको पढ़ने होंगे ओवर दिस जर्नी। इनमें से ये आपके सिलेबस में है, 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 ये भी आपके सिलेबस में है। ये आपके सिलेबस में है, ये भी आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टैंडर्ड हैं जो कि आपके FR 1 के सिलेबस में, ठीक है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि ये जो स्टैंडर्ड हैं ये अपनी फुल एक्सटेंट पे आपके सिलेबस में हो, यानी हो सकता है कि ये स्टैंडर्ड हो लेकिन जरा
लो ग्रेड पे हो, FR2 में जाए तो वो जरा फुल स्केल पे चला जाए, या C5 में जाए तो वो तो है ही फुल स्केल पे, राइट। तो और ये जो मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड है ना, ये फुल स्केल पे नहीं है, मीडियम स्केल पे आपके सिलेबस में, एक्सपर्ट स्केल पे नहीं है, राइट। वो एक्सपर्ट स्केल आपका CFAP में ही टेस्ट किया जाएगा, उससे पीछे FR2 में थोड़ा बहुत जरा स्केल इंप्रूव हो जाता है। लेकिन जो जो अगर आप देखें ना एग्जामिनेशन में 3 स्केल दिए हुए हैं आपकी लर्निंग के, जिसको हम बोलते हैं प्रोफिशिएंसी लेवल 1 2 3, या आपने शायद नई स्कीम में पढ़ा हो T1 T2 T3। वो ये 1 2 3 असल में वो स्केल है कि इसमें आपकी लर्निंग का क्या डेप्थ रिक्वायर्ड है। तो 1 का मतलब है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए है, 2 का मतलब है कि डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए है, और 3 का मतलब ये है कि एक्सपर्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो ये जो थर्ड लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, ये मोस्टली आपको CFAP में जाके मिलेगी। बल्कि इसमें चंद एक ऐसे भी स्टैंडर्ड हैं जो CFAP में भी थर्ड स्केल पर नहीं है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि वो CFAP में भी लेवल 2 पे पढ़ाए जाते हैं, लेवल 3 पे नहीं पढ़ाए जाते। वो फिर लेवल 3 कैसे अचीव होता है, वो प्रैक्टिकल काम करके सीखते हैं फिर आप, और उसकी डेप्थ देखते हैं जाके। लेकिन वो ऐसे इक्का दुक्का स्टैंडर्ड ही हैं जो लेवल 3 पर टेस्ट नहीं होते, बाकी के 95% स्टैंडर्ड जो हैं वो लेवल 3 पे ही टेस्ट होते हैं CFAP में जाके। तो ये बहरहाल ये सारी बात जहाँ से बात छिड़ी थी, उसका ताल्लुक इस बात से था कि मैं आपका तारुफ कराने लगा हूँ पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। उन्नीस 1962 और 1973 में 3 कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे मुझे मोहम्मद उमर ने कंफर्म किए हैं। आपको मालूम होगा कि एक आपसे बहुत रेलेवेंट लॉ है कंपनीज एक्ट, है ना। उससे पहले क्या होता था, कंपनीज एक्ट 2017 अब चल रहा है, और 2017 से पहले क्या होता था, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, और उससे पहले क्या होता था, कंपनीज एक्ट 1913, 1913 का एक्ट होता था, और उससे पहले अलग है ना, उससे पहले कंपनी नहीं होती थी। 1913 से पहले भी कुछ होता होगा, मैंने नहीं पढ़ा, मेरी नजर से नहीं गुजरा। 1913 का एक्ट तो मैंने गाहे बगाहे पढ़ा है किसी न किसी काम के सिलसिले में, तो इसीलिए मेरी उससे वाकफियत है। उससे पिछला कानून मुझे जरूरत नहीं पड़ी कभी, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। वैसे ये जो कवानीन है, अगर आप इसकी ढूंढें ना, तो आपको इसकी लैंग्वेज कहीं 17वीं सदी में भी मिलेगी। 1660 में, 1640 के भी लिखे हुए कानून मिलेंगे, ऐसी ही अंग्रेजी में लिखे हुए। जरा थोड़ी सी अंग्रेजी ज्यादा शुस्ता होगी उस वक्त की, ज्यादा गाढ़ी होगी अंग्रेजी, वो लफ्ज जो आज इस्तेमाल में नहीं रहे, मतरूक हो गए। लेकिन बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी कि कानून लिखने का अंदाज ऐसा ही था कुछ, वो अभी तक वैसे ही चला आ रहा है। अच्छा जी, IAS 1 का ताल्लुक है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 बातें इसमें बताई जा रही हैं, नाम से जाहिर हो रहा है, प्रिपरेशन भी प्रेजेंटेशन भी। प्रेजेंटेशन है कि उसको दिखना कैसा चाहिए, लिखने में उसकी तरतीब क्या होनी चाहिए, आउटलाइन क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये उसकी प्रेजेंटेशन है। और उसके अंदर जो काम करना है, उस काम को कैसे करना है, ये उसकी प्रिपरेशन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एक बहुत ही फंडामेंटल स्टैंडर्ड है जो कि हमेशा इस्तेमाल में आएगा। जब भी कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होगी, ये वाला स्टैंडर्ड इस्तेमाल में आएगा। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने हमें ये बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। इसने बताया, याद है 5 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से?
नोट्स देखो, ये 5 स्टेटमेंट्स इसने बताया कि होती है। इस स्टैंडर्ड में इन 5 स्टेटमेंट के जो नाम थे, पहले वो यूं लिखे जाते थे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स। फिर करीब मेरा ख्याल है वो 10-12 साल पहले स्टैंडर्ड ने अपने नाम बदल लिए, बैलेंस शीट की जगह लिखना शुरू कर दिया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम स्टेटमेंट की जगह कर दिया स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का नाम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ही रहा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम हो गया स्टेटमेंट ऑफ, और नोट्स का नाम नोट्स ही रहा। अच्छा, इन नामों से फर्क क्या पड़ा? नामों के बदलने से फर्क ये पड़ा कि पहले जो नॉमेनक्लेचर हम इस्तेमाल करते थे, बैलेंस शीट, हमने उसकी जगह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले हम इस्तेमाल करते थे नॉमेनक्लेचर इनकम स्टेटमेंट, हमने उसकी जगह स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक नया टाइटल दे दिया गया। लेकिन ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि ये नाम या ये टाइटल सिर्फ गाइडेंस के तौर पे हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। सो आज भी अगर कोई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट कह देता है तो कानूनी तौर पे ये गलत नहीं है, क्योंकि ये नाम गाइडेंस के तौर पे आए हैं। IAS 1 खुद लिखता है कि ये नाम सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि स्टेटमेंट में तुमने करना क्या है। भी देखो ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि हलवा बनाना है, आप में से कौन है जो हलवे को ज्यादा पसंद करता है? कौन? मैं आपको कह रहा हूँ हलवा बनाना है, कौन सा हलवा? नहीं, मैंने कह दिया कि हलवा बनाना है, बताइए कौन सा हलवा? करेक्ट। सो द नेम डज नॉट क्लैरिफाई कि क्या करना है। तो उन्होंने इस क्लैरिफिकेशन के लिए नाम को जरा ज्यादा एक्सप्लेनेटरी कर दिया कि बैलेंस शीट का क्या मतलब है, एक शीट जो बैलेंस हुई है उसको जरा उन्होंने ज्यादा एक्सप्लेनेटरी कर दिया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई जाएगी जिसके अंदर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वाज़ेह होनी चाहिए। नाम इसका जो मर्जी रख लो, आप इसका नाम रख लें स्टेटमेंट ऑफ एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी, ठीक है। आप इसका नाम रख लें स्टेटमेंट ऑफ नेटवर्थ, ठीक है। आप इसका नाम रख लें बैलेंस शीट, ठीक है। स्टैंडर्ड ने तो ये नाम सिर्फ इसलिए दिया ताकि ये ज्यादा एक्सप्लेनेटरी, ताकि बात वाज़ेह हो जाए, भाई मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इसमें ऐसी स्टेटमेंट बनाओ जो फाइनेंशियल पोजीशन वाज़ेह करे। तो हमने कहा भी हमें कोई तकलीफ है कि हमने कोई दूसरा ही नाम इस्तेमाल करना है, हम भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहना शुरू कर देते हैं। भाई एक नाम स्टैंडर्ड ने रेकमेंड किया है तो मुझे कोई खास शौक है कि मैंने कोई और ही नाम रखना है, मैं भी वही नाम रख लेता हूँ। आज हमें इसीलिए फिर दुनिया में बैलेंस शीट की जगह पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पॉपुलर होना शुरू हो गया। तो इसलिए अब आपको किताबों में, पेपर में ये नया वाला नाम नजर आएगा। अदरवाइज बैलेंस शीट कह लें या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कह लें, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब हमने नए ही नाम इस्तेमाल करने हैं, इसीलिए मैं भी आपके साथ SOFP ही बोलता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही बोलता हूँ, बैलेंस शीट नहीं बोलता। लेकिन कभी कभार बैलेंस शीट भी कह दूंगा तो इसका वही मतलब है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कुछ गलत हो गया है। सॉरी, जहां से बात चली थी, दी बैलेंस शीट। देखिए वो फिर इल्म तो डुलने लग जाता है ना। द बैलेंस शीट ऑफ ए एज ऑन 31st December 2000 included the following items. ओके, 31 दिसंबर 2000 पे क्या है? सन्ड्री डेटर्स हैं 98,000 के। सन्ड्री डेटर्स या रिसीवेबल्स एक ही बात होती है। सन्ड्री का मतलब होता है मिसलेनियस, मुतफरिक। तो सन्ड्री डेटर मतलब काफी सारे डेटर्स।
भाई बहुत सारे एग्रीगेट, रिमेम्बर हमने जब डे बुक बनाई थी तो हमने वहां मुख्तलिफ कस्टमर के नाम लिखे थे और फिर सारे कस्टमर को एग्रीगेट करके एक ही अकाउंट में फेंक दिया था। वो जो एक ही अकाउंट था सन्ड्री डेटर्स के, सारे डेटर्स का इकट्ठा बैलेंस, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स 98,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2450, नेट बैलेंस क्या हो गया 95,550। अच्छा, मैं जाती तौर पे लेस लिखना पसंद नहीं करता, क्योंकि जब पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है। तो मैं जब उसके पीछे लेस लिखूंगा तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने डबल नेगेशन कर दी है, यानी लेस लेस, नेगेटिव भी लेस है और वो भी लेस है, तो पॉजिटिव प्लस हो गया। तो इसीलिए मैं जाती तौर पे लेस लिखना पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर ये लिखा हुआ आ जाए तो आपको बात समझ में आ रही है कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि यार इसमें से ये नफी की है, तो इसलिए यूं आमतौर पर लिख दिया जाता है, वरना मैं ऐसे लिखना पसंद नहीं करता। ओके, लेस प्रोविजन फॉर बैड एट 2450 एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, यानी अगले साल की बात हो रही है, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डेटर दैट इज बिफोर डिडक्टिंग अ प्रोविजन वाज एज अंडर। ये जो अमाउंट है 98,000, इट इज ग्रॉस अमाउंट ऑफ डेटर, इट इज नेट अमाउंट ऑफ डेटर। तो वो कहता है कि अगले साल यानी 31 दिसंबर 1 पे ग्रॉस अमाउंट ऑफ डेटर जो थी वो 94,000 थी, 2002 पे 1,02,000 थी। ये ग्रॉस है, अभी इसमें से प्रोविजन माइनस नहीं हुई। On each of these years there was a provision for bad debt calculated on the same percentage basis as on 31 December 2000। दोनों सालों में हमने सेम परसेंटेज पे प्रोविजन फॉर बैड डेट कंप्यूट की हुई है। तो उन सालों में क्या परसेंटेज थी देख लेते हैं। 2450 तकसीम 98,000, 2.5%। इसका मतलब है कि पहले साल में 2.5% की प्रोविजन रखी गई थी, तो अगले सालों में भी 2.5 ही वो कह रहा है कि हमने रखनी है। The actual amount of bad debts written off from debtors account over those periods was 2001 में 2600 के बैड डेट्स हुए और 2002 में 2300 के बैड डेट्स हुए। You are required to prepare a bad debt account and a provision for doubtful debt account for the year ended 2001 and 2002. Very simple, कर लेंगे। अब आपके पास ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है, 2450 की ओपनिंग प्रोविजन है। अब आपने क्या करना है, पहले साल के इख्तिताम पे प्रोविजन फाइंड करनी है, वो बन जाएगी क्लोजिंग प्रोविजन। ओपनिंग और क्लोजिंग का फर्क निकालना है, उस फर्क की एंट्री डाल जाएगी, एंड देन उससे अगला साल इसी तरह से हल हो जाएगा। मेरा ख्याल है ये अब आप कर लेंगे, कर लेंगे। जी अननोन, क्या बताऊं आपको? जी ओपनिंग लेटर लिखेंगे क्यों? क्यों लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? लिख के क्या हासिल होगा उससे? ओपनिंग लेटर लिखने क्यों है, मेरा सवाल ये है। प्रोविजन का ओपनिंग लिखेंगे, ओपनिंग लेटर क्यों लिखें? आइए देखते हैं कि क्यों लिखें। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे क्या है? वो तो बनाना ही नहीं है, तो क्यों लिखेंगे उसको ओपनिंग में? ठीक है, अगर बनाना होता फिर भी ना लिखना पड़ता, बन ही नहीं सकता, डाटा ही नहीं है। ओपनिंग डेटर होता तो फिर अगली बात भी बताते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर सेल कितनी हुई है, ड्यूरिंग द ईयर डेटर से रिकवरी कितनी हुई है, ड्यूरिंग द ईयर बैड कितने हुए हैं, कितने डिस्काउंट दिए हैं, तो बताया ही नहीं हुआ, तो बन ही नहीं सकता अकाउंट।
ओके, दूसरा साल, पहला साल 2001 में डेटर कितना है 94,000 के। इस साल में बैड डेट कितने हुए हैं 2600 के। चौबीस सौ 50 यही था ना। ओके 2450। 2001 के डेटर है 94,000 के। बताइए नेक्स्ट क्या करेंगे। बैड डेट कितने हुए हैं कितने 2600 के। क्या एंट्री डलेगी बैड डेट डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। बैड डेट को डेबिट किया 2600 से, रिसीवेबल को क्रेडिट किया। तो मुझे बताइए कि इस 94,000 से लेस कर दूं क्योंकि रिसीवेबल से राइट ऑफ हो रहा है इसलिए कर दूं। आप 2600 रिसीवेबल माइनस कर दूं क्यों। तो हमारे पास सही वाले डेटर आ जाएंगे कि राइट ऑफ होने के बाद कितने डेटर बचे हुए। ओके जी कर दें। तो वो राइट ऑफ होने के बाद वाले डेटर पे लगाएंगे कि राइट ऑफ होने से पहले वाले पे लगाएंगे। राइट ऑफ होने के बाद वाले डेटर पे प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे या पहले वाले पे। जो डूब ही गया उस पे प्रोविजन क्यों लेंगे। यानी मैंने अगर आप सबसे पैसे लेने हैं और आपका पता लग गया कि ये तो डूब ही गया, आप फिर प्रोविजन रख लें डूबे हुए पे। नहीं इसको कहूंगा इसको तो राइट ऑफ करो, ये निकाल दो बाहर, निकल गया। अब बाकी जो बचे हैं इसमें प्रोविजन लूंगा ना। तो बताइए क्या करूं। ओके अब मुझे बताएं राइट ऑफ करूं कि ना करूं। बैड डेट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। तो रिसीवेबल से माइनस करूं कि ना करूं। हाँ करनी ही चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है। The actual amount of debtors written off हो चुके। तो ये जो साल के आखिर का बैलेंस आ रहा है 94,000 हो चुके। राइट ऑफ होने के बाद वाला बैलेंस दिया हुआ है। अगर वो कहता कि बैड डेट्स येट टू बी रिटर्न ऑफ या टू बी रिटर्न ऑफ तो मैं कहता अच्छा अभी राइट ऑफ करने हैं। नहीं वो कह रहा है हैज बीन रिटर्न ऑफ, वो कर चुका है भाई राइट ऑफ। वो इसका मतलब है अब जो उसने रिसीवेबल का मुझे बैलेंस दिया ये कौन सा वाला दिया राइट ऑफ होने के बाद वाला बैलेंस दिया हुआ। क्योंकि जब राइट ऑफ की एंट्री डल जाएगी यानी देखे ना मैं एक लेजर बनाता हूँ। फर्ज करें एक लेजर है रिसीवेबल का, मैंने किसी से 10,000 लेना था, उसने कहा यार 1,000 को राइट ऑफ कर दो, मैंने कर दिया। तो कैरी डाउन बैलेंस क्या आएगा। तो आपको 9,000 का बैलेंस दे दिया, इसमें राइट ऑफ ऑलरेडी हो चुका है। तो लिहाजा आप मुझे दोबारा से बैड डेट को राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है प्रोविजन कैलकुलेट करने से पहले वाले डेटर, बैड डेट के बाद वाले। यानी ग्रॉस का मतलब ये नहीं है कि बैड डेट से भी पहले वाले, ग्रॉस का मतलब है प्रोविजन से पहले वाले। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ ऊपर लिख के दिखाया, ये देखो ग्रॉस, ये ग्रॉस है ये नेट है। तो ये कौन सी अमाउंट है, ये आफ्टर राइट ऑफ है या बिफोर राइट ऑफ है, ये आफ्टर राइट ऑफ है। सारा कुछ हो के जो कैरी डाउन बैलेंस बचा है, क्लोजिंग बैलेंस बचा है, ये वो है 98,000, ये है ग्रॉस। तो इसको ग्रॉस मान लिया।
हाँ, अगर वो मुझे कह देता कि ये जो ग्रॉस अमाउंट मैं आपको दे रहा हूँ ना, इसमें से भी अभी कुछ बैड डेट राइट ऑफ करने हैं, तो फिर मैं पहले वो बैड डेट राइट ऑफ करता, उसमें से माइनस करता, फिर बकाया के ऊपर प्रोविजन लेता। लेकिन यहाँ तो लिखा है द एक्चुअल अमाउंट ऑफ बैड डेट रिटन ऑफ, पास्ट की बात हो रही है, हो चुके हैं, रिटन ऑफ कर दिए हैं। इसका मतलब आप मेरे पास जो 94,000 की फिगर आ रही है, इसमें से बैड डेट ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, तो मैं इसमें से मजीद बैड डेट माइनस नहीं करूंगा और इस पे सीधी प्रोविजन ले लूंगा 2.5%। वो कितना जवाब आया? 45, 2250 और 100, 2350, 2350, 2350 होना चाहिए, 2350। इसका मतलब है कि जो मेरी क्लोजिंग प्रोविजन है वो होनी चाहिए 2350। अब ओपनिंग कितनी थी? क्लोजिंग है 100 रुपए से प्रोविजन कम हो रही है, तो यहाँ पे लिखा एंट्री क्या बनी? प्रोविजन डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। तो 2600 और 100 नेट 2500 प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा साल, दूसरे साल के रिसीवेबल्स हैं 1,02,000 के, और उसमें से कहते हैं 2300 बैड हो चुका है। तो यहाँ पे आप बैड डेट्स कितने लिखेंगे? 2300 के, ये हो चुके हैं। बैड डेट्स डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। अब मुझे 1,02,000 पे 2.5% की प्रोविजन लेनी है, 2,500 और 2550।